पैदा होने से लेकर अरबपति बनने और फिर शून्य तक पहुंचने की एक कहानी। 2018 में जिस कंपनी का वैल्यूएशन 1 अरब डॉलर के पार हो गया था, 2020 में 10.5 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था। उसी कंपनी में पैसा लगाने वालों को जबरदस्त नुकसान हुआ। एक ही फर्म को सीधा सीधा 4,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान उठाना पड़ा। हम बात कर रहे हैं बायजूस में निवेश करने वाली फर्म प्रोसेस की। नीदरलैंड की निवेश फर्म ने कहा कि उसे अपने निवेश पर 100% का लॉस हुआ है। उसने अब अपने निवेश की डूब चुकी रकम को अब बट्टे खाते में डाल दिया है। बता दें कि प्रोसेस ने राइट्स इश्यू से पहले बायजूस में 9.6% की हिस्सेदारी खरीदी थी। प्रोसेस के प्रवक्ता ने कहा, हमने वित्त वर्ष 2024 के अंत में बायजूस की कीमत को शून्य कर दिया। हमने बायजूस को इसलिए शून्य मार्क किया क्योंकि हमारे पास कंपनी की वित्तीय स्थिति, देनदारियों और भविष्य की आउटलुक के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है। इस बयान के बाद लोगों के मन में सवाल उठ सकता है, कभी क्रिकेट टीम इंडिया को स्पॉन्सर करने वाली कंपनी की हालत इतनी बुरी कैसे हो गई। चलिए इसी बारे में हम बात करते हैं। बायजूस ने न केवल टीम इंडिया को स्पॉन्सर किया था, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े गेम फुटबॉल के फीफा वर्ल्ड कप को भी स्पॉन्सर किया। इतने बड़े स्तर की स्पॉन्सरशिप के लिए पानी की तरह पैसा बहाना पड़ता है, जो कि बायजूस ने बेहिचक बहाया। पर इतना पैसा आया कहाँ से, ये भी जान लेना चाहिए। कहानी शुरू होती है बायजू नाम के एक इंटेलिजेंट लड़के से। बायजू के माता पिता टीचर थे। दोनों को पढ़ाने का तरीका बहुत शानदार था। ऐसे में उनके घर में पैदा हुए बच्चे बायजू को भी इसका लाभ मिला। बायजू को पढ़ने के लिए विदेश भेजा गया। 2003 में बायजू 2 महीने की छुट्टी लेकर भारत आए। यहाँ उनके कुछ दोस्त MBA की तैयारी कर रहे थे, तो बायजू ने सोचा अपने दोस्तों को तैयारी करवा दी जाए। दोस्तों को तैयारी करवाते करवाते उन्हें लगा कि उन्हें भी एग्ज़ाम में बैठना चाहिए। उन्होंने एग्ज़ाम दिया और 100/100 नंबर पाए, यानी कि 100 में से 100 नंबर आए। पहली बार में तुक्का लगा हो सकता है, यही सोचकर उन्होंने दोबारा फिर वही परीक्षा दी और इस बार भी 100 में से 100 नंबर आए। ऐसे में उनका नाम लोगों तक पहुंचने लगा। धीरे धीरे लोग उनके पास पढ़ने के लिए आने लगे। फिर वे वापस विदेश नहीं गए और यहीं रहकर कुछ करने का विचार किया। 2008-9 तक वे अलग अलग शहरों में जाकर क्लास देने लगे। आना जाना मुश्किल भरा होता था। सोचा कि ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करवा दूँ। 2011 तक वे MBA और इंजीनियरिंग की तैयारी करवाते थे। इसी साल उन्होंने अपना एक ऐप लॉन्च किया, जिसका नाम रखा थिंक एंड लर्न। थिंक एंड लर्न ऐप में पहली कक्षा से 12वीं तक के स्टूडेंट को पढ़ाना शुरू किया। पढ़ाने का तरीका इतना शानदार था कि पहली नज़र में मोह लेता था। पढ़ने वाले को कॉन्सेप्ट जीवन भर के लिए याद हो जाता था। कुछ वीडियो YouTube पर डाले गए, जिसे लोग फ्री में देख सकते थे। लोगों को वो वीडियो बहुत पसंद आते थे। सभी कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए लोग बायजूस की तरफ खींचे चले जाते थे। गाड़ी चल पड़ी थी और ऐप पर लोग पेड सब्सक्रिप्शन देने लगे थे। देखते ही देखते वे लोकप्रिय हो गए और बायजू ने पढ़ाई के स्तर को एक नए शिखर तक पहुंचा दिया। 2013 में बायजूस को फंडिंग मिलने लगी। 2016 में उन्होंने 921 करोड़ का फंड मिला। 2017 में शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया और विज्ञापन कराए। 2008 आते आते कंपनी की वैल्यूएशन 1 अरब डॉलर के पार हो गई। यह पहली एडटेक कंपनी बन गई जिसने यूनिकॉर्न का दर्जा पा लिया। अगले ही साल 2019 में भारत की क्रिकेट टीम की जर्सी पर नाम छपवा दिया। 2020 में कंपनी की वैल्यूएशन 10.5 बिलियन डॉलर हो गई। चूंकि अब यह सबसे बड़ी एडटेक कंपनी बन चुकी थी, तो छोटी कंपनियों के अधिग्रहण की तरफ रुख किया। व्हाइट हेड जूनियर से लेकर आकाश इंस्टीट्यूट को भी खरीद लिया गया और बायजूस ने अपने विस्तार के लिए काफ़ी आक्रामक रणनीति अपनाई। 2019 में अमेरिका की एजुकेशनल गेमिंग कंपनी ओस्मो को 120 मिलियन डॉलर में खरीदा गया। अगले ही साल 2020 में व्हाइट हेड जूनियर को खरीदने के लिए 300 मिलियन डॉलर खर्च किए गए। वह बच्चों के लिए एक कोडिंग प्रोग्राम सिखाने का माध्यम था। 2021 में आकाश एजुकेशनल सर्विसेज को करीब 1 बिलियन डॉलर में खरीदा गया। इन सब अधिग्रहण से कंपनी का नाम तो खूब उछला, मगर परिणाम अच्छे नहीं निकले। इन अधिग्रहण के चलते बायजूस पर भारी वित्तीय बोझ आया। कंपनी को इतना अधिक पैसा खर्च करने के बाद उन बिजनेस को चलाना भी था, जिसमें परेशानियों का सामना करना पड़ा।
सभी कंपनियों का काम करने का तरीका अलग था। इस वजह से मैनेजमेंट उन सबको एक नियम में बांध पाने में कामयाब नहीं हो पाया। हाथी खरीद लिए तो इसे खिलाने का जुगाड़ भी खरीदने वाले को करना होता है। ऐसे में अधिकृत की गई कंपनियों को चलाना भी एक संकट बन गया। बावजूद इन्हें खरीदने में बहुत अधिक पैसा निवेश कर चुका था। इन्हें चलाने के लिए और पैसा डालने के लिए कर्ज लेना पड़ा। कर्ज लिया मगर कंपनियों ने रिटर्न नहीं दिया। धीरे धीरे कर्ज बढ़ता गया और कंपनी के बैलेंस शीट पर दबाव दिखने लगा। कोरोना काल में पढ़ाई पूरी तरह से ऑनलाइन हो गई थी। तब कंपनी ने एक वित्त वर्ष 2019-20 में 2511 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया था। मगर जैसे ही कोरोना खत्म हुआ तो कंपनी के अच्छे दिन बुरे दिनों में तब्दील होने लगे। कभी 22 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी वैल्यूएशन 1 अरब डॉलर तक आ गई। कमाई घटती गई और कंपनी के ऑफिसों पर ताला लगते गए। कंपनी ने छटनी शुरू की, हजारों कर्मचारियों को ले ऑफ हुआ। ऐसा भी समय आया कि कंपनी के पास सैलरी देने के लिए पैसा नहीं बचा और अब इसका मूल्यांकन शून्य आंका गया है। फोर्ब्स ने लगभग एक साल पहले 2023 में बायजूस की नेटवर्थ 17,000 करोड़ रुपए आकी थी। वे देश के सबसे युवा अरबपतियों में से एक थे। अब उनकी नेटवर्थ जीरो। उधर ब्लैक रॉक ने पिछले साल कंपनी की वैल्यूएशन को 22 अरब डॉलर से घटाकर महज 1 अरब डॉलर कर दिया गया था। रही सही कसर प्रोसेस ने कंपनी की वैल्यू जीरो बताकर पूरी कर दी। पिछले साल से क्रैश क्रंच से जूझ रही कंपनी को इससे उभरने के मकसद से बायजू रविंद्रन ने राइट्स इश्यू जारी करने का फैसला लिया। इस राइट्स इश्यू को लेकर कंपनी के निवेशक नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT के पास पहुंच गए। इनमें बड़े निवेशक जैसे प्रोसेस, जनरल अटलांटिक, सोफिना और पीक अक्सवी, पहले का सिकोया जो बड़ा चर्चित रहता था, शामिल रहे। कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए इन्होंने NCLT से मांग की कि चूंकि अब कंपनी की वैल्यूएशन 99% कम हो चुकी है तो उसके राइट इश्यू पर रोक लगाई जाए। इससे पहले भी एक बार राइट इश्यू आ चुका है जिसे लेकर बायजू रविंद्रन और कई शेयर होल्डर्स में विवाद चला रहा। अब जब तक विवाद का हल नहीं हो जाता तब तक बायजूद पर नए शेयर जारी करने और 20 करोड़ डॉलर के राइट्स इश्यू से जुटाए गए फंड का उपयोग करने पर प्रतिबंध है। मामले की सुनवाई 4 जुलाई को होनी है। दूसरे राइट्स इश्यू से जुटाए गए फंड का उपयोग करने की अनुमति भी उन्हें नहीं मिली है। इस पैसे को एक अलग अकाउंट में रखना पड़ेगा। ये कहानी है एक युवा उद्योगपति की जो विदेश से लौटा, एक बड़ी कंपनी खड़ी की, एक बड़ा यूनिकॉर्न बनाया और जीरो से शुरू हुआ और जीरो पर वापस आकर रुक गया। ये कहानी है बायजूस रविचंद्रन की। ये कहानी है बायजूस की जो एक बड़ी एडटेक कंपनी बनी और इतना बड़ा नाम कमाया और वापस जीरो से शुरू होकर जीरो पर ख़त्म हो गई। ये कहानी बायजूस की है, बायजूस के नुकसान की है। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट कपिल पाटर और आप देख रहे हैं द बम्बाट। और ये कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं। इन चीज़ें बहुत जल्दी ऊपर भी जाती हैं और बहुत जल्दी नीचे भी आती हैं, क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है। इंटरनेट जब तक देता है तब तक बहुत देता है, जब वापस लेना शुरू करता है तो एक झटके में वापस सारा कुछ बटोर भी लेता है। आजकल का यही चल रहा है। अभी मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप द बम्बाट के और वीडियोज़ भी खंगालिए और आप यहाँ तक आए इसके लिए आपका धन्यवाद, आभार।